खबर के साथ जमशेदपुर में एक बार फिर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल उर्फ ज्ञानचंद जायसवाल को जीएसटी अधिकारी ने गिरफ्तार किया है। कारोबारी पर 50 करोड़ से ज्यादा जीएसटी घोटाले का आरोप है। स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल को बिष्टुपुर स्थित आवास से हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि जीएसटी विभाग ने लगभग 1000 करोड़ जीएसटी घोटाले का खुलासा किया है। मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 3 लोगों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2 लोगों को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जमशेदपुर से स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50 करोड़ के जीएसटी घोटाले का ज्ञानचंद पर आरोप लगा है। 1000 करोड़ जीएसटी घोटाले का पूरा खुलासा किया गया है। मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो जीएसटी विभाग की यह बड़ी कार्रवाई, जिसमें स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद को गिरफ्तार किया गया है। 50 करोड़ की जीएसटी का घोटाले का यह पूरा मामला, जिसमें ज्ञानचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर पूरे मामले की बात करें तो 1000 करोड़ जीएसटी घोटाले का यह बड़ा खुलासा, जिसमें ज्ञानचंद महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। तो जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमशेदपुर से स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 50 करोड़ के जीएसटी घोटाले का ज्ञानचंद पर आरोप है। 1000 करोड़ जीएसटी घोटाले का यह पूरा खुलासा हुआ है, जिसमें मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीएसटी विभाग की यह बड़ी कार्रवाई, जिसमें 50 करोड़ के स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद को गिरफ्तार किया है। आशीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, बहुत बड़ा खुलासा। जी, सही कहा आपने कि जमशेदपुर शहर में लगातार जो है जीएसटी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो ये मामला है, 1000 करोड़ का जो है ये जीएसटी घोटाला मामला सामने आया था, और जिसके बाद लगातार जो है जीएसटी विभाग की ओर से इस पर कार्रवाई की जा रही थी। और अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार करके भेज दिया गया है, जिसमें 3 लोगों को, 3 कारोबारियों को कलकत्ता से भी गिरफ्तार किया गया था। और अब आज जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से 3 जो है जमशेदपुर के कई बड़े कारोबारी, 3 कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आज सुबह सुबह अचानक से 8 सदस्यीय टीम आती है और बिष्टुपुर स्थित जायसवाल जी के घर पर पहुंचती है और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लेती है। और उन पर आरोप है कि 50 से अधिक करोड़ का ये भी जीएसटी जो है घपला किए हैं, और लगातार जीएसटी विभाग की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। और बता दूं कि इनके द्वारा, इनके साथ कई और व्यापारी भी है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा मीडिया से बातचीत नहीं की गई, मगर सूत्रों के हवाले से जैसे बात सामने आ रही है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में कई और कारोबारियों के नाम सामने आ सकते हैं। मगर जिस तरह जमशेदपुर शहर में जीएसटी विभाग की ओर से कार्रवाई हो रही है, तो जीएसटी के घोटालेबाज जो व्यापारी है, उनमें खलबली मची हुई है। और लगातार जो है जीएसटी विभाग की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दूं कि कई निजी कंपनियां अवैध तरीके से खोलकर ये जीएसटी को छिपाने के लिए करोड़ों का जो है ये लोग गबन किए हैं, जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। जी आशीष, ज्ञानचंद तक ये जो तार थे सुराग के, वो कैसे पहुंचे? जी, आपको बता दूं कि ज्ञानचंद जायसवाल जी जो है ये जमशेदपुर के स्क्रैप कारोबारी है, और ये काफी बड़े कारोबारी। इनसे पहले भी आपको बता दूं कि 2019 में इनके घर पे जीएसटी की छापेमारी हुई थी, जिसमें ये 6 करोड़ की जो है इन पर आरोप लगा था कि 6 करोड़ का इन पर घपला किए हैं। उसके बाद जो है आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 1000 करोड़ के जो मामला सामने आ रहा था कुछ महीनों से, उसमें भी इनका नाम आया है, जिसके बाद आज इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इनकी गिरफ्तारी के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ और व्यापारियों के नाम सामने आ सकते हैं। मगर बता दूं कि अब तक 6 लोगों की, बड़े जो 6 कारोबारी है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और टोटल मामला जो है 1000 करोड़ से अधिक जीएसटी घोटाले का मामला जो है वो उजागर हुआ था। उसके बाद लगातार जो है जीएसटी विभाग ये कार्रवाई कर रही है। जी आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। जेएमएम ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ही पार्टी का चेहरा होंगे। जेएमएम के ऐलान के बाद जहां सियासत तेज हो गई है, वहीं सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जेल में रहकर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। इसी पर एक रिपोर्ट। विधानसभा का चुनाव, हेमंत के चेहरे पर दांव। जेएमएम का बयान, हेमंत संभालेंगे चुनावी कमान। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सियासी गलियारों में सबसे बड़ा मुद्दा सीएम के चेहरे को लेकर था। सवाल ये कि क्या गांडे से चुनाव जीतकर कल्पना सोरेन जेएमएम की ओर से सीएम का चेहरा होंगी? क्या एक बार फिर चंपाई सोरेन को ही सरकार की कमान सौंपी जाएगी या जेल में बंद हेमंत सोरेन ही जेएमएम की उम्मीद होंगे? इन सभी कयासों पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि चुनाव में सीएम का चेहरा और कोई नहीं बल्कि हेमंत सोरेन ही होंगे, क्योंकि वही पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन ही है। यह अलग बात है कि उन्होंने जो तानाशाही की सरकार है उनको वर्तमान में जेल में बंद रखा है, लेकिन वो कितने दिन तक? हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, बहुत जल्द वो हमारे बीच आएंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लेकर भी पार्टी ने अपना स्टैंड साफ करते हुए उन्हें पार्टी का सबसे अनुभवी नेता बता दिया और इसी के साथ महीनों से चले आ रहे कयासों पर फुल स्टॉप लग गया। सत्ता में शामिल कांग्रेस ने भी जेएमएम के बयान पर अपनी मुहर लगा दी, लेकिन बीजेपी इसको लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने पूरे मामले को कोल्हान के सम्मान से जोड़ दिया। आने वाली विधानसभा के चुनावों में हेमंत सोरेन जी चेहरा तो रहेंगे। चेहरा वो इसलिए रहेंगे कि जिस प्रकार एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन जी को फंसा करके केंद्र की सरकार ने जेल भेजने का काम किया है, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। देखिए, इन्होंने चंपाई सोरेन जी को किनारे लगा दिया। लंबे समय से ये चर्चाएं चल भी रही थी कि चंपाई सोरेन जी सिर्फ लेम डक चीफ मिनिस्टर हैं, सिर्फ कठपुतली हैं और उनके जो सारे तारे हैं वो होटवार जेल के भीतर से हेमंत सोरेन खींचते हैं। अब तो ये स्पष्ट हो गया। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन सवाल ये कि क्या जेल में बंद हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं? दरअसल भारत में जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक होता है, बशर्ते उसे अदालत की ओर से दोषी न ठहराया गया हो। दोषी ठहराए जाने के बाद भी अगर सजा 2 साल से कम है तो वो चुनाव लड़ सकता है। 2013 में आरपी एक्ट के सेक्शन 62(5) में संशोधन हुआ था। इसमें जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद जेल में बंद कैदी भी चुनाव लड़ सकता है। यानी ये तो साफ हो गया है कि अगर हेमंत सोरेन जेल में बंद भी रहते हैं तब भी वो चुनाव लड़ सकते हैं और सीएम के दावेदार बन सकते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की बदौलत जेएमएम विधानसभा चुनाव में क्या कमाल करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बयानों की इसी कड़ी में संथाल के जिस हेमंत सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बीजेपी उसे चंपाई सोरेन से जोड़कर कोल्हान का अपमान बता रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और सीएम चंपाई सोरेन ने भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, ईस्टर्न कमांडर और लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने साथ ही झारखंड मंत्रालय में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग की योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं को लेकर भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके अलावा झारखंड मंत्रालय में सीपीआई-एम नेता वृंदा करात से भी औपचारिक मुलाकात की। और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जेल में मुलाकात की। यह मुलाकात राजनीतिक नजरिए से कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब झारखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में हैं,
तब प्रभारी दिल्ली से रांची मुलाकात के लिए पहुंचे। बिरसा मुंडा जेल में करीब 1.5 घंटे इस मुलाकात के बाद गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मुलाकात पहले से तय थी। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान खाली पड़े मंत्री पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में खाली पड़े मंत्री पद पर बहुत जल्द शपथ ग्रहण होगा। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा, मंत्री बदलने को लेकर जरूरत पड़ी तो विचार करेंगे। फिलहाल खाली मंत्री पद को भरना जरूरी है ताकि काम न रुके। नेचुरल है, वो तो फिलअप किया ही जाएगा क्योंकि अभी तो चुनाव से निकले ही थे। आप खुद ही देख रहे हो कि कल ही हमारी पहली मीटिंग थी। उसके बाद में जो भी जगह अवेलेबल है या वैकेंट है उसको जितना जल्द हो सके उतना भरपाई की जाएगी ताकि लोग भी सफ़र न करें और जो हमारा महकमा है वो भी वेस्ट न पड़े रहे। और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इस दौरान एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से 33 सीटों पर अपना दावा ठोका है और उनके बयान के बाद सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस की ओर से 33 सीट के दावे के बाद अब आरजेडी ने भी 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। आरजेडी का कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार 7 सीट पर समझौता मुमकिन नहीं है। 31 तो हम पिछली बार लड़े हैं और उसके बाद 2 एमएलएज सिटिंग एमएलएज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, तो वो कॉमन सेंस से 33 तो इस वक्त हमारे पास है ही, मगर उसको हम जब मौका लगेगा उस पर बैठेंगे। हो सकता है कुछ सीट पर हम कमज़ोर पड़े हो जिसमें आज के सिचुएशन के हिसाब से कोई और प्रबल दावेदार हो। गर्ज है सीटें जीतना। लड़े जरूर थे लेकिन हम तैयारी 20 से 22 सीटों पर कर रहे हैं। हमारी बैठक है पलामू में, पूरा पलामू गढ़वा जितने प्रखंड अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष चुनाव हारे संसदीय क्षेत्र को हम लोग उसकी भी समीक्षा है और विधानसभा में कितने सीटों पे हम लोग लड़ेंगे इसकी भी तैयारी भी और समीक्षा भी दोनों है। इसलिए हम लोग को 7-8 सीट से नहीं लगता है कि समझौता हो पाएगा। और झारखंड मंत्रालय में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में लक्ष्य तय किया गया है। बैठक में विभाग की तरफ से अगस्त से पहले हफ्ते में 20,000 युवाओं को ऑफर लेटर बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता कई जिलों के कामकाज से नाराज नजर आए और बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले जिलों को 20 जुलाई तक समय दिया है। साथ ही 25 जुलाई को फिर एक बार समीक्षा बैठक होगी। बजट के बाद तो इलेक्शन था, अब कितना लोगों को लाभ मिला, कितना पैसे खर्च हुए, तो हम लोग पूरा समीक्षा किया। तो जो टारगेट है लगभग कुछ जिलों में ठीक है, कुछ जिलों में गड़बड़ है। हम लोग बोले कि 20 जुलाई तक जिसका परफॉर्मेंस सही नहीं है उसको ठीक कीजिए, और फिर 25 जुलाई के हम लोग समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ इस महीना लास्ट है आपको फर्स्ट वीक अगस्त। और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। उनके आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। वोट मांगते हैं लेकिन राम मंदिर के निर्माण में जो जमीन खरीद में जो लूट हुई, सारी चीजें सामने आई। लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। रामलला के अस्तित्व को नकारने वाले, रामलला को लंबे समय तक टेंट में रखने वाले और रामलला के जब मंदिर उद्घाटन का समय था तो उस न्योता को ठुकराने वाले इंडी गठबंधन के दल अब रामलला पे जब बात करते हैं तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। और जामताड़ा वासियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की दिशा में विधायक इरफान अंसारी ने एक और कदम बढ़ाया है। इरफान अंसारी ने सुपायडीह में स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने विधायक इरफान अंसारी का माला पहनाकर स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि अब झारखंड की हर महिला को 1000 टकाटक और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा फटाफट मिलेगी। भाजपा को आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए। झारखंड में कोई भी आ जाए, आंधी तूफान सब आ जाए, लेकिन यहाँ सुनामी चल रहा है।
राहुल जी का सुनामी, हेमंत जी का सुनामी, कल्पना भाभी का सुनामी, और ख़ास करके चंपई सोरेन जी तो हमको लगता है कमाल कर दिए। अमिताभ बच्चन निकल गया मेरा ही। अभी टकाटक एक राहुल जी 25 कितना बोले थे जी, 1 लाख बोले थे। और ये तो 1,000 स्टार्ट कर दिए टकाटक। सब महिला खुश है, जहाँ जा रहे पैसा नहीं मांग रहा है, मतलब टकाटक, मतलब 1,000 रुपये अकाउंट में देने जा रहे हैं। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है, 5 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है। भिड़ंत में 2 कंटेनर खाई में गिर गए हैं, साथ ही 2 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में 2 बाइक सवार मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एक शव गाड़ी के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है, राहत बचाव कार्य में जुट गई है। हादसे में 2 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हालत गंभीर होने के चलते चौपारण थाना क्षेत्र के दनवा घाटी में यह घटना हुई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, राहत बचाव का कार्य इस समय चल रहा है। और घायल में हादसे में 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दनवा घाटी की ये पूरी घटना, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दनवा घाटी में कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, तो उसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और जो भी आगे कार्रवाई करनी होगी या उनको जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं उनके परिवार को हम लोग करें। और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज सुरेश टाना भगत के नेतृत्व में टाना भगत शिष्टमंडल प्रतिनिधि कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात की। यह मुलाकात राजभवन में हुई। इस दौरान कमेटी ने राज्यपाल की ओर अपनी समस्याओं की जानकारी दी। और आपातकाल के खिलाफ काला दिवस मनाते हुए बीजेपी ने मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस के बाद आपातकाल के दिनों को याद करते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक ने कहा है कि 25 जून 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत में देखी गई राजनीतिक अशांति का सबसे लंबा चरण था। भारतीय इतिहास में इस आपातकाल को काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। और खबर बोकारो से है। बोकारो से बीजेपी नेता और समर्थकों पर महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला ने बीजेपी माराफारी मंडल अध्यक्ष आलोक और उसके साथियों पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। साथ ही डीसी ने अखिलेश सिंह कैपिटल के लाइसेंस को रद्द कर दिया है और आरोपी आलोक को बीजेपी युवा मोर्चा से माराफरी मंडल के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया है। जब से ये दुकान इनको सैलून खोलना था डब्बू सिंह और अखिलेश सिंह को, तब से ये मेरे ऊपर प्रेशर बनाए हुए थे कि दुकान खाली करने के लिए, बोकारो छोड़ देने के लिए। लेकिन उस दिन चुनाव का नतीजा आया था। इसके पहले दिसंबर में भी वो हाथ उठाया था मेरे। समानांतर रूप से हम लोग गिरफ्तारी के लिए भी उसको प्रयास कर रहे हैं। उसके रोज छापामारी की जा रही है, जहाँ भी इनपुट मिल रहा है उनके होने का, उन जगहों पे भी छापामारी की जा रही है। उनसे जो जुड़े लोग हैं, जिनसे है कि मतलब उनके टच में है या फिर वो उनको रखने में संरक्षण दे सकते हैं, उन्हें भी बुला करके पूछताछ किया जा रहा है। और दुमका जिले के गोपी कांदर प्रखंड से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 4 महीने से राशन नहीं मिलने से नाराज लाभुकों ने पीडीएस डीलर सुमरी महारानी को चप्पल की माला पहनाई और फिर मधुबन गांव से दुर्गापुर तक पैदल लेकर आए। साथ ही गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे को करीब आधे घंटे तक जाम रखा। लाभुकों का आरोप है कि उन्हें पिछले 4 महीने से राशन नहीं दिया गया। लाभुकों ने बताया कि अंगूठा लेकर पर्चा निकाल दी जाती है, लेकिन राशन नहीं मिलता। आरोप है कि इस बार पर्ची निकालने के बाद उन्होंने राशन की मांग की तो पीएचडी डीलर सुमरी महारानी भड़क गईं और लाभुकों के साथ गाली गलौज करने लगी, जिससे नाराज लोगों ने उन्हें चप्पल की माला पहनाई और सड़क जाम किया। क्या 2 25 का 5 ठो है,
चावल नहीं खुलने का वजह से लोगों ने नहीं दिया। तो सबका चावल नहीं खुल रहा है कि किसी 8 आदमी 10 आदमी का ऐसा नहीं खुलता है? सबका नहीं खुला है। पर्ची तो चावल मिलता है कि नहीं मिलता है आपको? चावल तो मिलता ही है, बिना पर्ची चावल मिलता है लेकिन नहीं खुलता है। कितना में चावल ना मिल रहा तोरा? कोकरो 4टा पर्ची खोजो, कोकरो 5टा पर्ची छ। केरो में दियो कहि के हमरा एवं करे समरी महारानी आज की बोल कोई सब की बोलो को देबो कहिया देते से चावल नहीं मिल रहा है। कितना महीना से? 2 महीने से हम लोग का। क्या बोल रही है? चावल लेने जाते हैं तो क्या बोलती है? बोल रहे हैं कि मतलब देंगे अगला महीना करके। ऐसा ये मामला में था कि इनके डीलर द्वारा इनको राशन नहीं दिया जा रहा था। आज ही इस बारे में पता चला और कल हम ससमय इनका राशन का वितरण मैं खुद जाके करवाऊंगा और जो भी समस्या है इनका निदान हो जाएगा। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।